नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को लेकर, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी अब संविधान बचाने के चक्कर में क्या कांग्रेस पार्टी को बचाने में जुटी हुई है? क्या इसके बहाने कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को इकट्ठा करने में जुटी हुई है? जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के कई गुट बने हुए हैं, क्या उन तमाम गुटों को साधने की कोशिश इस संविधान बचाओ जो यात्रा है इनकी, इसके जरिए की जा रही है? इसके जरिए जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे, उसके बाद कार्यकर्ता जो है घर घर भी जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, संविधान के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से जो संविधान है वो खतरे में है। लेकिन सवाल जो है वो कई उठ रहे हैं, बड़े ही अहम सवाल हैं, और उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, क्या ये वाकई में संविधान बचाने की यात्रा है या फिर कांग्रेस पार्टी को बचाने की यात्रा है? राजनीतिक दल जब कोई भी आंदोलन छेड़ते हैं तो सबसे पहला फायदा वो अपनी पार्टी का देखते हैं और अपने दल का देखते हैं। संविधान बचाओ यात्रा के नाम पर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि संविधान को खतरा है, किससे खतरा है भाई? जो ये यात्रा निकालेंगे या विरोध प्रदर्शन करेंगे या ज्ञापन देंगे, वो संविधान के तहत जो अधिकार हमें मिले हुए उन्हीं के तहत तो ये करेंगे वो यात्रा। तो संविधान को कहाँ खतरा और किससे खतरा है? वो खतरे जिससे खतरा है उसका नाम बता दो। लेकिन सही बात, जनता के राजनीतिक दलों ने जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे महंगाई का है, चाहे जिस प्रकार से जल संकट की समस्या है। इस प्रकार के मुद्दे उठा करके, जनता के मुद्दे उठा करके आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपकी बात को सुनेगी। रही संविधान बचाओ, संविधान के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 अप्रैल को हर बूथ सत्र पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा, बूथ अध्यक्षों को कहा कि बाबा साहब की मूर्ति रख करके उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। उस दिन मोदी जी की हरियाणा के अंदर रैली थी, एयरपोर्ट का उद्घाटन था, एक रैली हरियाणा प्रदेश के अंदर और थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब के संविधान के ऊपर जोर दे रही है कि हम संविधान के लिए संविधान को और मजबूत करने जा रहे हैं। विरोधी पार्टियां कह रही कि संविधान को ही खतरा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। खतरा राजनीतिक दलों के अपने अस्तित्व को है, और जनता के बीच में ये कह करके जाएं कि हमने अपने राजनीतिक दल को मजबूत करना है, जनहित के मुद्दे उठा करके जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनकी सुनेगी। बाकी संविधान की चीजें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से हरियाणा में कई गुट बने हुए हैं और इसमें तमाम लोगों की, जो तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि यहाँ पर ये विधायक देखेगा, यहाँ से ये सांसद देखेगा, तो क्या इसके तहत जो गुट है, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, क्या इन गुटों को इकट्ठा करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की? देखो, कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करती रहेगी आगामी 4 साल और 6-7 महीने तो इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन कोशिशों में कामयाबी होते नहीं। चुनाव की तारीख आ जाती है, फिर वही घोषणेबाजी इनकी शुरू हो जाती है, टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का समझ में आ रहा है कि इनको इकट्ठा करा दो, करा कुकर मनावा तो बनावा कुकर। एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं। को कहता कि मेरी नेता तो सोनिया गांधी है, मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मैं स्टेट लीडरशिप के नेता को नेता ही नहीं मानता। इस प्रकार के बयान भी अजय सिंह यादव जी के भी आए थे पीछे। फिर जिस प्रकार से उनका जो पद उनके पास था, चेयरमैन बनाए थे वो ओबीसी वर्ग के कांग्रेस की तरफ से, उससे भी उनको हटा दिया गया। फिर उनकी नाराजगी प्रकट हुई तो फिर वो कह रहे हैं कि सोनिया जी ने बीच में भाग लिया, तब जा करके वो थोड़े से शांत हुए। तो कांग्रेस पार्टी का जो इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है वो तो राम हवाला ही है। अब जब तक कांग्रेस हाईकमान कोई मजबूत फैसला हरियाणा के लिए नहीं लेगी ना, एक आदमी को बना करके कि भाई तू अध्यक्ष और तू विपक्ष का नेता और तुम करोगे 4 साल या 5 साल जितने दिन भी काम करोगे, जब तक भला होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज और लग रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। कल 2 जगह कार्यक्रम हुए, अम्बाला में कार्यक्रम हुआ, कुछ में कार्यक्रम हुआ। वहां से कुमारी शैलजा गायब थी, डूमर गायब थे, सुरजेवाला गायब थे। सबकी अलग अलग जिलों में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा हर जगह लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस यात्रा के बहाने दीपेंद्र हुड्डा को फिर से लॉन्च किया जा रहा पूरे हरियाणा में? इसमें तो कोई दो राय नहीं। बड़ा नेता अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी के रूप में पेश करता है। भूपेंद्र हुड्डा जी भी ये चाहते हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर एक
शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हुड्डा गुट के विधायक हैं सभी वहाँ थे और प्रदेश भर के कांग्रेस के नेता भी वहाँ थे। कल दीपेंद्र हुड्डा ने रात्रि भोजन कार्यक्रम रखा था। हाँ, रखा था, उसी के अंदर उसी की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। तो ये तो उनका प्रयास है। हाँ, जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा की व्यक्तिगत छवि की बात है, अच्छे इंसान हैं, मिलनसार हैं, एक शराफत का टैग उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों से मिलने जुलने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में उनको कितना स्वीकार्यता उनकी होगी रहता है लीडर के रूप में, वो भविष्य के गर्व की बात है। फिलहाल तो स्थिति थोड़ी सी इतनी नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा जिस प्रकार से फुल प्लस पावर उनके पास थी, उनके चहेते आदमी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा कैप्टन उनका साहब ने बांटी, लेकिन सफलता चुनाव में नहीं मिली। लेकिन राजनीतिक दल तो चुनाव के लिए और सत्ता के लिए पार्टियों का गठन होता है और सत्ता में आने के लिए चुनाव होते हैं। सत्ता से जब लगातार 15 साल के लिए कोई पार्टी बाहर हो जाती है तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं कि उस नेता की छवि के ऊपर कहीं कहीं कमजोरी तो साबित हो ही जाती है। जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को फुल फ्लैग पावर दी हुई है, लगातार वो पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं, तो अगर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में कोई वापसी करती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा हो, सुरजेवाला हो, जो इनसे काफी सीनियर है, वो दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर खुश होंगे? देखो, फुल प्लस पावर की जहाँ तक बात है, कोई भी माँ बाप अपनी संपत्ति अपने बेटों के नाम करता है कि भाई मैं हूँ तब तक मैं हूँ, मेरे बाद इस कामकाज का मालिक ये होगा, मेरी संपत्ति का मालिक ये होगा। उसी प्रकार से राजनीति में है। चौधरी भजन लाल ने जी भी अपने दोनों बेटों को आगे किया, चौधरी बंसी लाल ने जी भी किया, चौधरी देवलाल जी ने किया और भूपेंद्र हुड्डा जी भी यही कर रहे हैं। जनता के अंदर जब तक स्वीकार्यता नहीं होगी तो राज आएगा, जनता जिसके पक्ष में पूरे प्रदेश की साथ जिसका देगी, जिसको चाहेगी, वो सत्ता में बैठेगा, वो मुख्यमंत्री होगा। जिसके ज्यादा विधायक जीत करके आएंगे वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन वो स्थिति बन नहीं पा रही है। अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया और वो सारे ही करते हैं, बाकी नेताओं ने भी किया। जैसे जब जेपी है, जेपी ने खुद एमपी बन गए, अपने बेटे को टिकट दिवा दी, तो उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी एक तरह से डिक्लेयर कर दिया। ना तो उनका भाई रणधीर सिंह धीरा है जो पहले बरवाड़ा से एमएलए भी रहे हैं, उनका तो कहीं चर्चा में नाम नहीं आया। लेकिन जनता के अंदर जिस नेता की स्वीकार्यता होगी वो नेता ही राजनीति में कामयाब होगा। और वो स्वीकार्यता किस नेता की किस क्षेत्र के अंदर होगी, या पूरे प्रदेश के अंदर होगी तो पूरे प्रदेश का नेता, एक इलाके के अंदर एक इलाके का नेता। सर, क्या जो संविधान बचाओ यात्रा है, क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की छवि लगातार गिर रही है, धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार कर लिया गया जी ने, तो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह नहीं रहा, क्योंकि लग रहा था सरकार बन रही है लेकिन सरकार नहीं बनी, अब उनमें शक्ति नहीं है। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शक्ति भरने के लिए एक खाली ये नाम दिया गया संविधान बचाओ यात्रा? इसको आप कुछ भी कहें, असली बात तो पार्टी में जान लाने के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे को लेकर कम से कम सड़कों पर निकली। तो 7 महीने हो गए चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी के आप 7 महीने के कार्यक्रम देख लो कि किस स्तर पर इन्होंने कितनी मीटिंगें कर ली, बूथ स्तर पर, भाई अपने मंडल स्तर पर या विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर, कभी हारे उड़ों की मीटिंग, कभी जीते हुए प्रत्याशियों की मीटिंग, कभी एमएलए की मीटिंग, कभी जिला प्रधानों की मीटिंग, कभी मंडल अध्यक्ष की मीटिंग। कम से कम कांग्रेस ने इतना तो साहस उठाया कि एक ये बहाना लेकर के संविधान बचाओगा कि इसको लेकर के तो सड़कों पर उतरो, लेकिन इसमें भी एकजुटता से उतरेंगे तो जनता का भरोसा जल्दी जीत पाएंगे। अगर इसमें भी टाइम खिंचाई एक दूसरे की करेंगे तो जनता तकरीबन नेताओं की, राजनीतिक आदमी की चालों को समझ चुकी है। सब ये तो कांग्रेस की बात थी कि मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि जैसे दो पूर्व विधायक रहे हैं, वाल्मीकि जी, जयराम वाल्मीकि जी, हरिराम वाल्मीकि जी, आप कीजिएगा, तो आदमी का निधन हो गया है। थोड़ा आपका लंबा अनुभव रहा है, तो किस तरह के व्यक्ति थे वो? देखिए, मेरी कम से कम 8 से 10 मुलाकात उनके साथ हुई, ज्यादा तो नहीं हुई। जब वो विधायक थे वो मुलाकातें भी तभी हुई। बाकी एक शरीफ और सरल सीधे साधे इंसान थे, ना कभी राजनेताओं की तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था कि मैं ऐसे उजले कपड़े पहनूं या ऐसे मैं वीआईपी की तरह से मैं पब्लिक के बीच में जाऊं। आम लोग जिस प्रकार से बैठते हैं उस तरह से आम लोगों के बीच में रहने वाले थे। और कांग्रेस से उनको टिकट मिला था 2004-05 के चुनाव की बात है शायद, उस समय वो एमएलए बने थे। और जो भी आदमी उनके पास काम चला जाता था, किसी को काम के लिए तो मना नहीं करते थे। किसी ने दस्तखत करवाने दे, ले भाई कोई कागज, भाई मेरे ने कहाँ देना है, मेरे साथ चल पड़, मैंने दफ्तर का नहीं पता, भोले वाले से इंसान थे। और एक
थोड़ा सा जनता का भरोसा जीतने वाले थे, जनता के बीच में रहने वाले इंसान थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो हम अपनी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा के दुआ करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको दुख सहन करने की शंकर की गिरी में उनका साथ दे। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, तो लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं संविधान बचाओ के चक्कर में कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रही, ताकि जो तमाम नेता जो छिटक रहे हैं लगातार पार्टी से, उनको इकट्ठा किया जा सके और पार्टी में एक नई जान फूकी जा सके। डॉक्टर साहब, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।